गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबको पता है कि इस साल सीबीएसई में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम चैप्टर वाइज असर्शन रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको इसमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमने आज लिया है, लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर कौन कौन से असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कुल 7-8 क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे और ये कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई में पहली बार आएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए मैंने जो डेटा तैयार कर रखा है। असर्शन एंड रीजन, अगर स्टेटमेंट और उसका रीजन दोनों ही ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो आप ऑप्शन ए मार्क करोगे। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो आप ए मार्क करेंगे। लेकिन अगर दोनों इंडिविजुअली ट्रू है लेकिन उन दोनों का आपस में लिंक नहीं है, तो आप बी मार्क करेंगे। और असर्शन सही है, स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, तो आप बी मार्क सी मार्क करोगे। असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, तो आप डी मार्क करोगे। ये इसका पैटर्न होता है। दोनों सही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ए। दोनों सही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बी। पहला सही असर्शन सही, रीजन फॉल्स, तो आप सी। दोनों ही गलत, तो आप डी मार्क करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। असर्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, ड्यूरिंग रिवर्स बायस डायोड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा गया तो वो करंट को फ्लो नहीं करने देता। रीजन है इट नैरो द डिप्लीशन लेयर। कहता है पहले स्टेटमेंट में कहता है कि डायोड को अगर रिवर्स बायस में जोड़ोगे तो करंट नहीं फ्लो करेगी। उसका रीजन दे रहा है कि डिप्लीशन लेयर नैरो हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप डायोड के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप खुद ही कर लोगे। जो पीएन जंक्शन डायोड है, दिस वन इज ए पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान समझना बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की मेजॉरिटी होती है, होल्स इन मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। इस जंक्शन के ऊपर, जंक्शन के दोनों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, जब आप इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे वहां पे। तो यहां पर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। तो ये दो टर्मिनल्स हो गए पी और एन के बीच में, जो जंक्शन के क्रॉस जो बॉर्डर है, इनको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के अंदर, ध्यान समझना इस बात को, याद भी रखना, हालांकि इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड नहीं है। डिप्लीशन लेयर के अंदर इमूवेबल चार्जेस होते हैं, इमूवेबल चार्जेस वो डिप्लीशन लेयर के अंदर होते हैं। अब देखो, जब आप पी टाइप को पॉजिटिव से यानी कि हाई वोल्टेज से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। P connect with positive, that means higher voltage, and N connect with negative, that means lower voltage, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, P को आपने जोड़ दिया नेगेटिव से यानी कि लो वोल्टेज और N को जोड़ दिया प्लस से, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, अब ये रिवर्स बायस हो गया। अब एक बात याद रखना बच्चों, कि जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, जो पहले मैंने जोड़ा था, जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो वोल्टेज के साथ साथ, जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो वोल्टेज के साथ साथ, अप्लाइड वोल्टेज के साथ साथ डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो घटती है, वो नैरो होती है। यानी फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती है और रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करती है।
हाँ सुनो, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज के साथ साथ विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगी और करंट जब वो डिप्लीशन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो कर जाएगी। रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है और कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से उधर फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं मिलती है। तो अब वापस आते हैं, ड्यूरिंग रिवर्स बायस डायोड डज नॉट कंडक्ट करंट। बिल्कुल सही बात है, डायोड नॉट अलाउड टू पास द करंट इन रिवर्स बायस, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ गया। यानी स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन उसका जो रीजन कहता है, रीजन कहता है कि इट नैरो द डिप्लीशन लेयर। तो ये नैरो वर्ड गलत हो गया यहां पे, ये गलत है। इट ब्रॉड द डिप्लीशन लेयर अगर होता तो ये दोनों ही सही हो जाते, रीजन भी सही हो जाता, असर्शन भी सही हो जाता, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर देते, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट तो ठीक है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रिवर्स बायस में सर करंट तो फ्लो करती है, तो मैं उस पर बात कर लूं थोड़ा सा कि वोल्टेज और करंट के बीच में जब आप रिवर्स बायस में ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ ऐसे बनता है। ये जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जो आपको करंट मिलती है वो माइक्रो एम्पियर मिलती है। एट दिस पॉइंट वी गेट द करंट इन माइक्रो एम्पियर इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और बहुत कम होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, माइनॉरिटी करंट होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वैसे तो वहां पे हम कंसीडर नहीं करते। तो रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है, करंट फ्लो नहीं करती, और फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घट जाती है और करंट फ्लो करती है। तो दो चीजें बन गई, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए बी सी में से क्या लिखोगे आप? असर्शन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा यहां पर? सोच के देखिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। पता चल गया होगा आपको, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट दी हुई है, रीजन कहता है इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट पे ध्यान दें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर आपने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, अगर आपने इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, अगर आप इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया, अगर आप उसमें 13th ग्रुप की डोपिंग करते हैं, 13th ग्रुप की डोपिंग करते हैं, जनरली 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 13th ग्रुप डॉप कर दिया तो वो बन जाता है पी टाइप। लेकिन अगर आपने उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपने 15th ग्रुप की डॉपिंग कर दी तो बन जाता है एन टाइप। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप बनता है 13th ग्रुप की डॉपिंग से, डोपेंट होता है 13th ग्रुप का, और एन टाइप में डोपेंट होता है 15th ग्रुप का। यानी गेस्ट है 13 और होस्ट है 14। गेस्ट है 15, होस्ट है 14। यहां पर 15 गेस्ट यानी कि डोपेंट और होस्ट है आपका 14। तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं बच्चों, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होती है वो होती है होल्स की, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। उससे पहले एक बात आप समझिएगा कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जो प्योर फॉर्म में है, वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मिलियन पार्ट पर मिलियन जिसको बोलते हैं। तो N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कंसंट्रेशन कह सकते हैं आप इसको, और NH नंबर ऑफ होल्स। तो N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NH इज द नंबर ऑफ होल्स। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब आप 13 ग्रुप ड्रॉप कर देते हैं तो यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। होल्स इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसमें? पी टाइप में। और एन टाइप में जिसमें आपने 15 ग्रुप की डॉपिंग करी है, किसकी डॉपिंग करी है? 15 ग्रुप की। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होते हैं होल्स, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात हमें समझनी चाहिए, ठीक है? तो दोबारा से मैं समझता हूं इस चीज को कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की नंबर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की नंबर कम होती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट था। अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं अभी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या कहता है? इसको आपने कभी पढ़ा है? केमिस्ट्री के अंदर आपने कहीं देखा है इसको? सोचिए जरा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि आप देखो जरा, इसमें 13 ग्रुप जो डॉपिंग है आपकी, इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टेड डोपेंट, क्योंकि यहां पे होल्स क्रिएट हो रहा है। एक्सेप्टेड डोपेंट्स भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं, ये हो गया एक्सेप्टेड डोपेंट्स, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, इसको हम डोनर डोपेंट भी बोलते हैं। तो याद रखना बच्चों इस चीज को। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दैट मीन्स डोपेंट, डोनर और एक्सेप्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि Ne इंटू NH ये कांस्टेंट होता है, और ये बराबर होता है Ni स्क्वायर। अब आप कहोगे सर Ne, NH और Ni है क्या? तो मैं एक चीज क्लियर करूं यहां पर। Ne, NH दोनों इक्वल थे जब ये प्योर फॉर्म में था, तो इसको मैंने लिख दिया Ni। Ne और NH Ni हो गए, ध्यान देना बच्चों, Ne, NH, Ni, ठीक है? और ये वाला Ne और NH ये तब का है जब आपने उसके अंदर इंप्योरिटी मिला दी। तो यानी कि जब वो प्योर फॉर्म में था तो दोनों इक्वल थे और ये Ni के बराबर था। लेकिन जब आपने उसमें डोपेंट मिला दिया तो वो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ne क्या है? न्यू इलेक्ट्रॉन्स, जो नए सारे इलेक्ट्रॉन्स है। NH क्या है? नए सारे होल्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। दिस प्रोडक्ट दैट मीन्स Ne इंटू NH इज कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? होल्स की। इलेक्ट्रॉन कम है, तो होल ज्यादा है यहां पे कौन ज्यादा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बात तो ठीक कह रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होती है एन टाइप से। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि ये कहता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सही हो गया आपका ए। रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब ये थर्ड क्वेश्चन पे हम जरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट कहता है अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो है, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको कि प्योर सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है, उसको हम प्योर बोलते हैं। वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है। इसके बारे में बताता हूं मैं अभी आपको। रीजन क्या कहता है?
उसको सपोर्ट करने के लिए एक रीजन दिया हुआ है, वो सही या गलत है बाद में पता चलेगा। रीजन कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो चार्ज कैरियर ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। कहता है कि ऑन रेजिंग द टेम्परेचर मोर चार्जेस कैरियर्स आर रिलीज्ड, कंडक्टेंस इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, सिर्फ इस लाइन को, कंडक्टेंस इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, यहां से सिर्फ यहां तक, तो ये तो बात ठीक लग रही है, क्योंकि कंडक्टेंस जब बढ़ती है, कंडक्टिविटी जब बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ये बात तो ठीक है, यहां से यहां तक सही है, सिर्फ यहां से यहां तक अभी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ये भी सही है? क्या ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है? इस चीज को मैं समझ रहा हूं। तो बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है, ऐसा हमें पता है। अब ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसके लिए हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, RT इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। RT इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस एट एनी गिवन टेम्परेचर। और ये फॉर्मूला कहता है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज करता है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो एलॉय हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो। जब हम बात सेमीकंडक्टर की कर रहे हैं तो यहां पर हम उसी में स्टिक रहेंगे। अल्फा को बोलते हैं हम, इसी अल्फा को हम बोलते हैं, जो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को अल्फा बोलते हैं। और इस अल्फा की वैल्यू बच्चों मेटल के लिए तो पॉजिटिव होती है, हर मेटल के लिए अलग अलग होगी। मेटल के लिए पॉजिटिव होती है, एलॉय के लिए पॉजिटिव होती है लेकिन लेस पॉजिटिव होती है मोर देन 0 लेकिन लेस पॉजिटिव। अल्फा के लिए मोर पॉजिटिव, एलॉय के लिए लेस पॉजिटिव, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्सपेरिमेंटल है ये, यहां से हमने निकाल के देखा होगा। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर की। बात बिल्कुल सही है कि अल्फा इज लेस देन 0 और सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब रीजन तो ठीक, असर्शन तो ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है। A pure semiconductor has negative temperature coefficient of resistance, अल्फा नेगेटिव होता है। अब सोचो, जब अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, अब आगे नहीं आते, नहीं देखते, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया, यहां नंबर नेगेटिव आ गया, अब ये नेगेटिव हो गया, तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव होने की वजह से 1 माइनस समथिंग, तो ये नंबर घटना शुरू हो जाएगा। जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। दोबारा समझिए, अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिया मैंने। अब टी बढ़ेगा, जब टी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, या कंडक्टिविटी क्या होगी, या कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो अल्फा नेगेटिव होने की वजह से टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस घटता है। अब देखते हैं रीजन क्या कहता है, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर मोर चार्जेस। अब ये बात थोड़ी सी अलग है, इसको एक मिनट के लिए छोड़ते हैं अगर हम, तो ऑन रेजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। बात बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो ठीक है। लेकिन ये लाइन क्या कहता है, ये बात भी सही है, यही होता है। आप मुझसे पूछ सकता है कि सर अल्फा क्यों घट जाता है, अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? तो अल्फा नेगेटिव इसीलिए होता है बच्चों कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जब वो ब्रेक करता है तो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी कि Ne और NH जो इक्वल अमाउंट में थे, उनकी पॉपुलेशन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। जब चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, डेफिनेट सी बात है। तो रीजन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है। क्या ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए इस चीज को, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे, दोनों सही है, दोनों ही ट्रू है, यानी ऑप्शन बी तो होना ही होना है। लेकिन यही इसका, इस स्टेटमेंट का यही रीजन है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही है। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। स्टेटमेंट है, सर्सन है, अ पीएन जंक्शन डायोड विद रिवर्स बायस कैन बी यूज्ड एज अ फोटो डायोड, एज अ फोटो
डायोड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टेटमेंट कहता है, रीजन क्या कहता है कि इन रिवर्स बायस कंडीशन द करंट इज स्मॉल बट इट इज मोर सेंसिटिव टू द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको याद होगा जब थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जब आप रिवर्स बायस में डायोड को जोड़ते हो तो बहुत मामूली सी करंट मिलती है, माइक्रो एम्पियर में करंट मिलती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिलती है इट इज बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एक सेकंड के लिए हम सोचते हैं कि ये फोटो डायोड क्या है। बेसिकली फोटो डायोड होता क्या है, एक स्पेशल डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड है। ये स्पेशल डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड होता है फोटो डायोड, ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है रेक्टिफायर बनाने में, यानी कि जो एसी को पॉजिटिव सिग्नल या डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं, वो पीएन जंक्शन डायोड करता है। लेकिन अगर पीएन जंक्शन का आउटर कवरिंग हम ट्रांसपेरेंट कर दें या ट्रांसलूसेंट कर दें आउटर कवरिंग, और उसको रिवर्स बायस में जोड़ दें, पीएन जंक्शन बायस को जो हमने बनाया है उसकी आउटर कवरिंग हमने क्या कर दी है, ट्रांसपेरेंट कर दी है, और उसको हमने रिवर्स बायस में जोड़ दिया है। अब देखो, जब आपने उसको रिवर्स बायस में जोड़ दिया और जब इसके ऊपर लाइट आके इंसिडेंट होती है, इस सेमीकंडक्टर यानी कि इस डायोड के ऊपर जब लाइट आके इंसिडेंट होती है तो उस लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से इसमें नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं। बात समझिए, जब आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इस फोटो डायोड के अंदर नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं, और उस न्यूली बॉर्न इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से उसके अंदर एक करंट फ्लो करती है, और जैसे ही लाइट आके इंसिडेंट हुई नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट हुए, करंट फ्लो करी। इसका मतलब कि लाइट इंसिडेंट हो रही थी तभी करंट फ्लो करेगी। जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होंगे और करंट फ्लो कर जाएगी। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि इसको हमने रिवर्स बायस में क्यों जोड़ा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। पहली चीज, a PN Johnson diode with reverse bias can be used as a photodiode. This one is a photodiode to measure the intensity of light. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट आके इंसिडेंट होगी बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जब वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं इसमें रिवर्स बायस में, तो जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट होती है, लाइट जितनी ज्यादा इंसिडेंट होगी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, करंट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर मान लो ये इंटेंसिटी I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I1 की है, तभी तो करंट यहां सबसे ज्यादा है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, एज अ फोटो डायोड काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसकी कवरिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, और आपको जो मटेरियल यूज करना पड़ेगा वो इस तरह का मटेरियल यूज करना चाहिए कि जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप वो लाइट की इंटेंसिटी से कम हो, लाइट की जो एनर्जी है उससे कम हो, तभी नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट हो सकते हैं। सो दिस वन इज ए क्रक्स ऑफ द मैटर कि फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के काम में आता है। असर्शन ठीक है, यानी कि पहला पार्ट तो ठीक है। अब हम जो दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं इसमें, तो दूसरा पार्ट कहता है कि हम इसको रिवर्स बायस में इसलिए जोड़ रहे हैं, इट इज स्मॉल सेंसिटिव टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब देखो बच्चों, रिवर्स बायस क्या ये सही है? अब इसको चेक करते हैं। जब इस पे लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही थी, हम सपोज करिए कि लाइट जो है वो एन टाइप पे इंसिडेंट हो रही है। एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि लाइट जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर इंसिडेंट हो रही है। अब आपको बताया गया है कि एन टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। होल्स इसमें क्या होते हैं? माइनॉरिटी में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में। इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी, होल्स इन माइनॉरिटी, ये पहले है। अब जब लाइट इंसिडेंट होगी तो नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पे जनरेट होंगे। सेम फॉर द पी के लिए भी वही बात है, लेकिन एन की बात मैं कर रहा हूं। तो नए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो गए, यानी कि डेल्टा स्टैंड्स फॉर न्यू चेंज। डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन एच। उस लाइट की इंटेंसिटी की वजह से नए इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो गए, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। पहले किसी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, एन ई ज्यादा था,
लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पैदा हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर है, जो न्यूली बॉर्न है। अब अगर मैथमेटिक्स की हेल्प से देखें तो मुझे पता चलता है कि डेल्टा NH अपॉन NH इज मच ग्रेटर देन डेल्टा NE बाई NE। थोड़ी सी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आप देखें। सपोज करिए कि NE 1000 था और ये था 2, मान लीजिए शुरू में ये 1000 और ये 2, बाद में ये दोनों 3 हो गए ने। तो अब आप मैथमेटिक्स को सोचिए कि 3/2 दिस इज मच ग्रेटर देन 3/1000। तो 3/2 तो बहुत बड़ा है, यानी कि डेल्टा NH बाई NH वो डेल्टा NE बाई NE से बहुत बड़ा है। क्या मतलब हुआ इसका कि फ्रैक्शन चेंज इन जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी थे, ये माइनॉरिटी थे एन टाइप में, इसमें जो फ्रैक्शन चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा है फ्रैक्शन चेंज इन मेजॉरिटी से। तो फ्रैक्शन चेंज इन माइनॉरिटी इज मच मोर देन द फ्रैक्शन चेंज इन मेजॉरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटी में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको वो बहुत ड्रास्टिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटी करंट को आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और माइनॉरिटी करंट डिटेक्ट होती है रिवर्स बायस में, मेजॉरिटी करंट डिटेक्ट होती है फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी में जो चेंज है वो बहुत लिटिल है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। रिवर्स बायस में जैसे ही आप जोड़ोगे, जैसे ही चेंज होगा, लिटिल बिट चेंज इन द रिवर्स करंट और रिवर्स माइनॉरिटी चेंज, वो एक आपको करंट दे देगा। तो इसीलिए लिखता है ये कि इन रिवर्स बायस कंडीशन द करंट इज स्मॉल बट इट इज मोर सेंसिटिव टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रैक्शन चेंज होल्स का ज्यादा दिख जाएगा, यानी कि माइनॉरिटी का। तो फ्रैक्शन चेंज माइनॉरिटी में ज्यादा दिखा तो आसानी से आप माइनॉरिटी करंट को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको रिवर्स बायस में जोड़ा है। तो ये हो गया आपका रीजन। तो रीजन और असर्शन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ए हो गया कि असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट असर्शन है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एक कंपाउंड है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडी। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। हम सब पे बात करेंगे। ये कहता है कि एलईडी बनाने के लिए हम इस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रीजन देता है उसके लिए कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप इन द सेमीकंडक्टर। अब दोनों पे बात आप करें, पहले हम पहले सेगमेंट में जाते हैं। बच्चों, एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। 2-3 बातें हैं, जरूरी नहीं है कि हम ये असर्शन रीजन इस पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। एलईडी एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, स्पेशली डिजाइंड है, सिंपल तो नहीं कहूंगा, स्पेशली डिजाइंड है, जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जिसका काम होता है कि लाइट को एमिट करना। अब एलईडी भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है विजिबल लाइट एलईडी और एक होता है आईआर एलईडी। विजिबल लाइट का मतलब अलग अलग कलर्स के लाइट को एमिट करेगा, और आईआर एलईडी का मतलब इंफ्रारेड को एमिट करेगा, जो हमारे रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज होता है। तो 2 तरह के एलईडी हो गए, एक हो गया आपका विजिबल लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए, और एक हो गया आईआर के लिए। तो विजिबल लाइट के एलईडी के लिए हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग वैलेंसी के लेके, अलग अलग वैलेंसी का लेके AX B कह सकते हो आप, इसको हम अलग अलग रेशियो में मिक्स करके हम अलग अलग कलर ऑफ लाइट निकालते हैं। इसके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप डिसाइड किया गया है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा वो 1.8 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगा। गौर करिएगा, वैलेंस बैंड का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड होता है जहां पे होल्स होते हैं। तो जब आप एनर्जी देते हो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो अगर गैप कम होगा यानी 1.8 का होगा, यानी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। जो लाइट एमिट होगी बाहर, जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। और हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू होता है C by लैम्डा। तो अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मटेरियल चूज किया, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का ही 1.8 यूज किया, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो हाई वेवलेंथ की होगी। एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा। तो अगर 1.8 यूज किया तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब कौन सा कलर आ गया विजिबल में? रेड कलर आ गया। और एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो गया। वेवलेंथ कम होने का मतलब कि वॉयलेट कलर। तो अगर आप चाहते हो कि एलईडी हमारा रेड कलर एमिट करे तो हमें कौन सा गैप लेना चाहिए? सोचिए इस चीज को। और अगर वॉयलेट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा कि 1.8 के लिए और 3 के लिए हम कौन कौन सी लाइट निकलेगी। ठीक है ना? ओके। और ये इसका ग्राफ भी होता है इस तरह से, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ये इसका ग्राफ है, अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग कलर के लिए। रेड से वॉयलेट, बीच में येलो आ जाएगा। अब आप समझो बेटे कि जो गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड है उसका यूज हम एलईडी बनाने के लिए करते हैं। और एक चीज और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए, जिसमें से विजिबल लाइट नहीं निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, उसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं? गैलियम आर्सेनिक यूज करते हैं, और जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1.4 इलेक्ट्रॉन। 1.4 अगर आपने यूज कर दिया तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो इनविजिबल होगी, लेकिन इंफ्रारेड होगी। उसको हमारा कैमरा सेंस कर सकता, हमारी ह्यूमन आई सेंस नहीं कर पाती है। तो बहरहाल, तो अब हम आगे देखते हैं इसमें। ये बात तो ठीक है। वैलेंस बैंड ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गए तो ये कंडक्टर बन गया। याद रखिएगा, ये कंडक्टर हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, गैप अगर वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, तो वो इंसुलेटर होगा। वो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो है इंसुलेटर। 0 के अप्रॉक्स यानी कि ओवरलैप कर गया तो वो कंडक्टर है। और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये इंसुलेटर, और ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये बन जाएगा आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर ओवरलैप नहीं करते, थोड़ा सा गैप होता है। आपने गैप देखा भी, कितना गैप हो सकता है। तो वैलेंस बैंड ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड इन द सेमीकंडक्टर, ये गलत बात है, ये सही है। तो इसका मतलब ए तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सही हो गया सी। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी इसमें, तभी आप क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर पे, यानी कि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पहले वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।